हेलो एंड वेलकम बैक टू ग्रेजुएशन प्लेस। तो कल हमने अपना टैक्स इंसिडेंस टैक्स लाइबिलिटी से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस पढ़े थे। आज हम उससे रिलेटेड एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो टाइम ना वेस्ट करते हैं, हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट तीनों केसेस में इनकम को देखना है कि ये इनकम कौन से केस में आती है, कौन से केस में नहीं आती है। तो इसमें ना हमको बता रखा है कि ये मोहन की इनकम्स हैं। पहला पॉइंट क्या दे रखा है कि रिसीव ₹10,000 इन इंडिया विच एक्रूड इन इंग्लैंड। तो हमने कल जैसे कि पहला पॉइंट करा था कि हमारे को कोई भी इनकम इंडिया में रिसीव हुई है, चाहे वो हमारे को इंडिया में एक्रूड हुई हो या फिर आउटसाइड इंडिया एक्रूड हुई हो, तो वो तीनों केस में टैक्सेबल होगा। तो अब इसमें वही पॉइंट है कि 10,000 इंडिया में रिसीव हुए हैं, जहां हमारे को दिख जाए कि वो हमारे को इंडिया में रिसीव हुए हैं तो हम वहां पर उन तीनों में टैक्सेबल करेंगे। जैसे कि देखो, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया विच एक्रूड इन इंग्लैंड, तो हमने इसको तीनों केस में टैक्सेबल कर रखा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 20,000 अर्नड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन इंग्लैंड। तो वही पॉइंट कि अगर हम कोई इनकम को इंडिया में अर्न करते हैं, अगर वो हमारे को इंडिया में रिसीव हो या आउटसाइड इंडिया रिसीव हो, तो वो तीनों केस में टैक्सेबल होता है। तो इसमें भी अब तीनों केस में टैक्सेबल होगा ये। तो हमने इसमें देखो तीनों में इसको टैक्सेबल कर रखा है कि इनकम अर्नड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन इंग्लैंड, तो ये तीनों केस में टैक्सेबल है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या कहता है कि ₹10,000 वर अर्नड एंड रिसीव्ड इन अफ्रीका बट बोट टू इंडिया। क्या मतलब है कि हमारे को जो इनकम है वो अफ्रीका में ही अर्न करी गई है और हमारे को रिसीव भी वो अफ्रीका में हुई है। अब वो बोट टू इंडिया हो या ना हो, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमने कल डिस्कस किया था कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट में 5 की अनटैक्स इनकम को छोड़कर कोई भी ऐसी इनकम जो है वो हमारी सारी टैक्सेबल होती हैं। तो इस केस में सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में ये टैक्सेबल होगी, बाकी दोनों के केस में टैक्सेबल नहीं है। देखो हमने ऐसे शो कर रखा है, इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड इन अफ्रीका बट बोट टू इंडिया। तो मतलब उसके कहने का क्या है कि हमने इनकम रिसीव भी नहीं करी और इंडिया में अर्न भी नहीं करी, तो वो सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में ही टैक्सेबल होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है 28,000 वर अर्नड एंड रिसीव्ड इन जापान from a business which was controlled and managed in Japan and this amount was not brought to India। अब वही बात कि हमने अर्न और रिसीव जापान में करी है। अगर इस केस में ये कहते हैं कि जो वो कंट्रोल और मैनेज इंडिया में किया जा रहा है, तो उस केस में रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में इनकम टैक्सेबल होती, पर उन्होंने ये बात कही है कि ये जापान में ही मैनेज किया जा रहा है। और अभी मैंने बताया था कि वो ब्रॉट की जाए या ना की जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब भी इस केस में भी ये सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में ही टैक्सेबल होगी। तो देखो हमने इसको ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल कर रखा है कि इनकम अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन जापान फ्रॉम अ बिजनेस व्हिच वाज कंट्रोल्ड इन जापान एंड अमाउंट नॉट ब्रॉट टू इंडिया। तो वही बात है कि ब्रॉट टू इंडिया या नॉट ब्रॉट टू इंडिया से फ़र्क नहीं पड़ता, बस कोई इनकम रिसीव्ड होनी चाहिए, वो तभी टैक्सेबल होगी। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। ₹16,000 वॉज एन अनटैक्स्ड foreign income of some earlier year which was brought to India in the previous year। मतलब कि कोई पास्ट की अनटैक्स इनकम है जो कि ब्रॉट टू इंडिया करी गई है प्रीवियस ईयर में। तो अगर कोई अनटैक्स इनकम होती है तो वो तीनों केसेस में टैक्सेबल नहीं होती है। तो हमने इसमें वही चीज़ करी है कि अनटैक्स फॉरेन इनकम ऑफ अर्लियर ईयर विच वाज ब्रॉट टू इंडिया। वही बात, ब्रॉट टू इंडिया से फ़र्क नहीं पड़ता है, पर कोई भी चाहे वो फॉरेन की इनकम हो चाहे इंडियन इनकम हो, अगर अनटैक्स है तो वो तीनों केसेस में टैक्सेबल नहीं होगी। अब यही इसके पार्ट्स से उसके बाद हम रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट को टोटल कर देंगे, उससे हमारी ग्रोस टोटल इनकम आ जाएगी। तो हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इसमें हमारे को मिस्टर प्रसाद की प्रीवियस ईयर की कैलकुलेट करनी है ग्रोस टोटल इनकम, और वो इन्होंने पहले ही बता रखा है कि वो एक नॉन रेजिडेंट है। तो मतलब इस केस में हमारे को सिर्फ नॉन रेजिडेंट का ही इनकम कंप्यूट करना है। तो पहला केस क्या है कि सैलरी फॉर 3 मंथ्स रिसीव्ड इन इंडिया, कि जो हमारी 3 महीने की सैलरी है वो इंडिया में रिसीव हुई। तो अगर कोई रिसीव्ड इन इंडिया आ जाए तो वो टैक्सेबल होगा नॉन रेजिडेंट के केस में। तो इधर देखो हमने उसको टैक्सेबल कर रखा है 9,000 को। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि डिविडेंड रिसीव्ड इन जर्मनी फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी आउट ऑफ विच ₹3,000 वर रिमिटेड टू इंडिया। तो उन्होंने क्या बात बोली है
उसको जर्मनी में ब्रिटिश कंपनी से डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, जिसमें से उसने 3,000 इंडिया में कोई पेमेंट करनी थी, वो उसने पेमेंट कर दी। तो अब पेमेंट करने का तो हमारे कोई इसमें बात ही नहीं चल रही है, और जो उसको डिविडेंड रिसीव हुआ है वो जर्मनी में हुआ है, तो वो इंडिया की इनकम है नहीं, तो इस करके ये हमारी नॉन रेजिडेंट में टैक्सेबल नहीं होगी। तो देखो हमने इसमें टैक्सेबल नहीं कर रखी है। डिविडेंड रिसीव्ड इन जर्मनी फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी ऑफ विच 3,000 वर रिमिटेड इंडिया, तो देखो हमने इसको यहाँ पे खाली छोड़ दिया। अब हम अपना नेक्स्ट करते हैं कि इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन पाकिस्तान बीइंग कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अब ये नॉन रेजिडेंट का केस है, और अगर कोई बिजनेस कंट्रोल इंडिया से किया जाता है, आउटसाइड इंडिया वाला, तो वो सिर्फ ऑर्डनरी और नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट के केस में ही टैक्सेबल होता है। ये नॉन रेजिडेंट है तो इस केस में ये टैक्सेबल नहीं होगा। तो हमने देखो वही कर रखा है कि इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन पाकिस्तान बीइंग कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट कि इनकम ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन SBI 1,000 का है। तो अगर हमारे को कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, कल जैसे हमने ये वाला पॉइंट डिस्कस किया था कि कोई SBI से हमारे को इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो वो हमारा तीनों केस में टैक्सेबल होता है। ये नॉन रेजिडेंट का केस है तो इसमें भी टैक्सेबल होगा वो। तो यही देखो, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन SBI, क्यों? क्योंकि ये हमारी एक इंडिया में रिसीव हो रही है, हमारी इनकम है ये, और इंडिया में रिसीव हो रही है, इस करके ये नॉन रेजिडेंट में टैक्सेबल होगा। उसके बाद है अमाउंट ब्रॉट टू इंडिया आउट ऑफ पास अनटैक्स प्रॉफिट अर्नड इन जापान। तो पास्ट की अनटैक्स प्रॉफिट है, चाहे वो हमारे इंडिया में हुए हों चाहे जापान में हुए हों, तो वो टैक्सेबल नहीं होते। तो हमने देखो इसको खाली छोड़ रखा है, अमाउंट ब्रॉट टू इंडिया आउट ऑफ पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट अर्नड इन जापान। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया 3,400। अब कोई हमारे को इंडिया में प्रॉपर्टी से इनकम रिसीव हुई है, तो इंडिया में रिसीव हुई है तो वो टैक्सेबल है नॉन रेजिडेंट के केस में, तो देखो हमने उसको टैक्सेबल कर रखा है। फिर ये हमारा लास्ट पॉइंट था, उसके बाद हम अपनी सारी जो भी हमारे टोटल इनकम होगी उसको टोटल कर लेंगे तो हमारी ग्रोस टोटल इनकम आ जाएगी। हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इसमें हमारे को मिस्टर दर्शन की फाइनेंशियल ईयर 2021 की इनकम को कंप्यूट करना है, और इसमें उसने हमारे को बोल रखा है कि वो रेजिडेंट भी है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी है और नॉन रेजिडेंट, तो तीनों के केसेस में हमारे को उसकी इनकम को कंप्यूट करना है। हम पहला पॉइंट करते हैं, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन पेरिस विच इज़ बीइंग कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, हाफ ऑफ द प्रॉफिट बीइंग रिसीव्ड इन इंडिया। तो इस केस में उसने बोला है कि वो कंट्रोल किया जा रहा है इंडिया में, तो ऑर्डनरी और नॉट ऑर्डनरी के केस में तो ये टैक्सेबल होना ही है, पर उसके प्रॉफिट इंडिया में रिसीव हो रहे हैं तो ये तीनों के तीनों केसेस में ही टैक्सेबल होगा। देखो हमने तीनों में टैक्सेबल कर रखा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इनकम फ्रॉम अ पेंशन फ्रॉम ए फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया रिसीव्ड इन द USA। तो वो हमारी इंडिया की इनकम थी पर हमारे को USA में रिसीव हुई है, तो कोई बात नहीं, वो तब भी तीनों में टैक्सेबल होगी, ऑर्डनरी, नॉन ऑर्डनरी और नॉट रेजिडेंट। क्यों होगी? क्योंकि वो हमने अर्न तो इंडिया में करी है पर हमारे को रिसीव चाहे आउटसाइड इंडिया हो या इंडिया हो, तो इनकम तो वो इंडिया की है, इसलिए वो तीनों केसेस में टैक्सेबल होगी। को इसमें हमने तीनों केस में इसको टैक्सेबल कर रखा है कि इनकम फ्रॉम अ पेंशन फ्रॉम ए फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया रिसीव्ड इन द USA, तीनों केस में टैक्सेबल है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान एंड ब्रॉट टू इंडिया। अब एग्रीकल्चर इनकम रिसीव हुई है पाकिस्तान से, तो वो सिर्फ ऑर्डनरी रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होगी, तो देखो हमने सिर्फ उसको ऑर्डनरी रेजिडेंट के केस में ही टैक्सेबल कर रखा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम ब्रॉट टू इनटू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पास्ट की कोई अनटैक्स इनकम होती है तो वो तीनों में टैक्सेबल नहीं होती है, तो देखो हमने उसको तीनों में टैक्सेबल नहीं कर रखा है। और तो हमारे बीच में एक पॉइंट भी रह गया, वो कौन सा पॉइंट है कि इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी इन द UK एंड रिसीव्ड देयर, तो वहीं पे कमाई है और वहीं पे हमने रिसीव करी है, तो वो सिर्फ ऑर्डनरी रेजिडेंट के केस में ही टैक्सेबल होगी, क्योंकि हमारी सारी ऑर्डनरी रेजिडेंट की इनकम जो है वो टैक्सेबल होती है पास एंड टैक्स इनकम को छोड़कर। तो देखो हमने इसमें भी सिर्फ ऑर्डनरी रेजिडेंट के केस में ही इसको टैक्सेबल करा है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि गिफ्ट इन द फॉरेन करेंसी फ्रॉम अ रिलेटिव रिसीव्ड इन इंडिया। फॉरेन करेंसी का गिफ्ट रिसीव हुआ है रिलेटिव से इंडिया में, तो कोई अगर गिफ्ट मिलता है तो वो भी टैक्सेबल तीनों केसेस में नहीं होता है। तो देखो हमने इसको तीनों केसेस में ही नॉन टैक्सेबल कर रखा है। ये हमारे लास्ट पॉइंट था, उसके बाद हम सब इनकम का टोटल करके ग्रोस टोटल इनकम निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं कि कुंदन खान इज़ एन इंडियन सिटीज़न
इस क्वेश्चन में हमको पहले उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है एंड देन उसके बाद उसकी इनकम को कंप्यूट करना है। तो क्या बोल रखा है उन्होंने कि कुंदन खान इज़ एन इंडियन सिटीजन, ही वेंट आउट ऑफ इंडिया ऑन 15 अगस्त 2020 फॉर ए सर्विस इन ए कंपनी इन जापान and came back to India on 1st March 2021 to meet his family. During the previous year, his details of receipt were as follows. तो हम इसको पहले देख लेते हैं कि इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या, उसके बाद इनकी जो इनकम है वो देखेंगे। तो वो कह रहे हैं कि वो इंडियन सिटीज़न हैं और वो इंडिया से बाहर गए थे 15 अगस्त 2020 को। इससे पहले इट मीन्स वो यहीं पे थे। और उसके बाद उन्होंने ये बात बोला है कि वो इंडिया को 1 मार्च 2021 को फिर वापस आ गए थे। तो अब हम ये देखते हैं कि वो कितने दिन यहाँ रहे, उसके हिसाब से हम उसकी बेसिक कंडीशंस निकालेंगे। तो यहाँ देखो मैंने इसको 2 तरीके से करा है कि पहले तरीके में तो जब कितने दिन वो बाहर रहा, तो 15 अगस्त से लेकर वो जब तक बाहर रहा तब तक मैंने इसको लिया कि 15 दिन तो अगस्त के महीने के, फिर उसके बाद सितंबर के 30 डेज़, उसके बाद अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 31 और फरवरी के 28। उसके बाद वो एक दिन जो वो मार्च में वापस आया तो वो दिन भी काउंट होता है जिस दिन वो लोग वापस ये जाते हैं। तो ये फर्स्ट डे उसका, तो टोटल 197 डेज़ वो बाहर रहा। तो टोटल हमारे ईयर में 365 डेज़ होते हैं, तो माइनस हमने कर दिया 197, तो हमारे 168 डेज़ आ गए जो कि 182 डेज़ से कम है। तो ये हमारा पहली बेसिक कंडीशन पूरी नहीं कर रहा। और जैसे हमने पहले क्वेश्चन में अमिताभ बच्चन जी वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ये इस तरीके से भी मैंने कर रखा है कि वो कितने दिन यहाँ पर रहे हैं। तो अप्रैल में वो यहीं रहे थे, तो 30 अप्रैल, मई 31, फिर जून 30, जुलाई 31, अगस्त में वो 15 अगस्त को गए थे, तो 16 दिन वो हो गए। और उसके बाद वो 30 दिन हमारे जो मार्च में वापस आए थे, 31 डेज़ का महीना होता है, पर वो एक दिन वहाँ पर उनका काउंट हुआ था, तो इसलिए इसका भी 168 डेज़ बना। तो वो 182 डेज़ से कम होता है, तो वो मतलब पहली बेसिक कंडीशन पूरी नहीं कर रहे हैं। और हमारी सेकंड बेसिक कंडीशन क्या है कि वो प्रीवियस ईयर में 60 डेज़ रहे हों और प्रीवियस ईयर से पहले के 4 प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 365 डेज़ वो रहे हों। पर इसमें एक्सेप्शन है कि वो इंडियन ओरिजिन हुए, तो पर इनका भी इंडियन सिटीज़न है, इस करके इनका भी इंडियन ओरिजिन होगा, तो इसमें सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगी। और जिस केस में दोनों बेसिक कंडीशन ना हो वो केस नॉन रेजिडेंट का होता है। तो इस केस में मतलब हमारे को इनकम जो है वो नॉन रेजिडेंट के बेसिस पे निकालनी है। हम इसकी इनकम्स को देखते हैं और अब हमारे को इसकी इनकम नॉन रेजिडेंट के हिसाब से कंप्यूट करनी है। तो पहली इनकम क्या दे रखी है कि इनकम फ्रॉम सैलरी इन जापान, कि हमारे को जापान की सैलरी रिसीव हुई है। तो इट मीन्स ना तो हमने अर्न करी ना हमारे को इंडिया में रिसीव हुई है, तो वो हमारी नॉन रेजिडेंट में देखो हम उसको नहीं डालेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जापान। देखो वो है तो हमारी इंडिया की इनकम जो हमारे को जापान में रिसीव हो रही है, हमारे को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिसीव हो रहा है, चाहे कोई इंटरेस्ट रिसीव हो, हमारे लिए इनकम तो है ही ना जो इंडियन कंपनी से मिल रही है, तो वो हमारे लिए नॉन रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होगी। तो देखो हमने उसको टैक्सेबल कर रखा है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जापान। फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है कि टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन राजस्थान। तो वो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है राजस्थान की, इंडिया की इनकम है, तो वो भी हमारी नॉन रेजिडेंट में आएगी। तो देखो हमने उसको नॉन रेजिडेंट में डाला हुआ है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन राजस्थान। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी रिसीव्ड आउट ऑफ इंडिया। तो ये हमारे फॉरेन कंपनी के डिविडेंड हैं जो हमारे को इंडिया के बाहर ही रिसीव हुए थे, ना तो हमारा इंडिया में रिसीव हुए ना हमने अर्न करे हैं, तो ये हमारे नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। देखो हमने इसको खाली छोड़ रखा है, डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी रिसीव्ड आउट ऑफ इंडिया। तो उसके बाद हम अपना नेक्स्ट पॉइंट करते हैं एग्रीकल्चर इनकम लैंड सिचुएटेड इन राजस्थान। एग्रीकल्चर इनकम मतलब कि अब ये इंडिया की एग्रीकल्चर इनकम हो गई है, तो जो इंडिया की एग्रीकल्चर इनकम है वो नॉन टैक्सेबल होती है तीनों केसेस में, और हम इस केस में नॉन रेजिडेंट का निकाल रहे हैं। तो देखो हमने इसको भी खाली छोड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर इनकम लैंड सिचुएटेड इन राजस्थान।
पॉइंट देखो, इसमें बोल रखा है इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम अ फर्म इन जापान रेमिटेड टू इंडिया। तो ना हमारे को इंडिया में रिसीव हुई है ना हमने अर्न करी है, तो वो अब हम इसको नॉन रेजिडेंट में नहीं दिखाएंगे। हमने वही कर रखा है, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम अ फर्म इन जापान रेमिटेड टू इंडिया, खाली छोड़ रखा है। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट करेंगे कि इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन राजस्थान, वो हमारे को फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 1 जुलाई 31 जुलाई 2020 तक 48,000 रिसीव हुई हैं, और 1 अगस्त 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 60,000 हमारे को तब रिसीव हुए हैं। तो ये हमारा इनकम बिजनेस की जो राजस्थान में इंडिया की इनकम है, तो वो हमारी नॉन रेजिडेंट में टैक्सेबल होगी। देखो जिस डेट से जिस डेट तक जितनी अमाउंट थी उतनी हमने टैक्सेबल कर रखी है। नेक्स्ट अमाउंट हमारी आती है पेमेंट फ्रॉम पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो मतलब कि हमारे को पब्लिक प्रोविडेंट फंड से पेमेंट रिसीव हुई है, पर हमारे नॉन रेजिडेंट के केस में तो अगर कोई हमारे को इनकम रिसीव हुई है या हमने अर्न करी है इंडिया में, वही होती है टैक्सेबल। ये तो हमारी ऑर्डिनरी रेजिडेंट की इनकम है, तो हम यहाँ पर इसको शो नहीं करेंगे। देखो हमने नहीं कर रखा है यहाँ पर इसको शो। उसके बाद हमारा आएगा अगला पॉइंट है इनकम फ्रॉम इंडियन पार्टनरशिप फर्म 20,000। तो हमारा जो कोई हमारे को इंडियन पार्टनरशिप फर्म से कोई इनकम रिसीव हुई, ऐसा भी कोई प्रोविज़न बना नहीं है, तो ये हमारी नॉन रेजिडेंट में टैक्सेबल नहीं है, नॉन रेजिडेंट का ये। बाकी हमारे जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उसमें भी नहीं टैक्सेबल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। ये हमारा इंडियन कंपनी से हमारे को डिविडेंड रिसीव हुआ है, तो अगर कोई हमारे को इंडियन कंपनी से डिविडेंड रिसीव होता है वो हमारे तीनों केस में टैक्सेबल होता है। हम नॉन रेजिडेंट से रिलेटेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। उसके बाद हमारा है एग्रीकल्चर इनकम। अब ये हमारी इंडियन एग्रीकल्चर इनकम है, तो अगर हमारी कोई एग्रीकल्चर इनकम इंडिया से रिलेटेड होती है तो वो टैक्सेबल नहीं होती तीनों केसेस में, नॉन रेजिडेंट के केस में भी टैक्सेबल नहीं होएगी, हमने नहीं कर रखी। अब इन सभी इनकम्स को टोटल कर देंगे तो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। तो ये थे हमारे टैक्स लायबिलिटी के मेन क्वेश्चंस। मेनली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमारे को रेजिडेंशियल स्टेटस खुद बताना होता है और उसके बाद इनकम कंप्यूट करनी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल से हम अपना नया चैप्टर सैलरी वाला चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको मेरे लिखे हुए नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे मेरी जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। माय जीमेल ID graduationplace756@gmail.com। थैंक यू।